अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड और कंसेप्ट सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली ऑसिलेशन पर है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं उतना ही हम ब्रॉडर रीजन से नैरो फोकस में जो है जा रहे हैं, यानी हम इन दो मोशंस को छोड़ के, ट्रांसलेशन और रोटेशन को छोड़ के वाइब्रेशन की तरफ आते हैं। अब वाइब्रेशन मोशन जो है इसको समझ कर ही आप बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं। और फिर वाइब्रेशन, ऑसिलेशन जो इसी का एक मुतरादिफ लफ्ज़ हैं, उसमें फ़र्क क्या है उसको डिस्कस करेंगे और फिर इसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब सबसे पहले वाइब्रेशन मोशन के डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। तो हम कहते हैं कि द बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा जिसको हम रेस्टिंग पोजीशन भी कहते हैं। उस पर जब पीछे और आगे की तरफ कोई मोशन होगी तो उसको हम वाइब्रेशन या ऑसिलेशन के नाम से जो है जान सकते हैं। अब वाइब्रेशन और ऑसिलेशन यानी इर्तिआश, क्या ये दोनों एक टर्म हैं? तो टेक्निकली इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, ऐसे नहीं है। वाइब्रेशन किसी मोशन का टू एंड फ्रो मोशन होना लेकिन किसी दूसरी बॉडी की वजह से, और ऑसिलेशन का किसी बॉडी का मोशन होना लेकिन किसी दूसरी की वजह से नहीं, उसका खुद अपना मोशन होना। यानी अगर मैं किसी झूले पर झूल रहा हूँ तो ये ऑसिलेशन है, लेकिन अगर मुझे कोई हिला रहा है, आगे पीछे कर रहा है, इस तरह करके झंझोड़ कर, तो वो मुझे वाइब्रेट कर रहा है। अगर फ़ोन जो है हम उसको वाइब्रेशन इसीलिए कहते हैं कि उसके अंदर एक जो है मोटर लगी होती है, वो एक पहिए को घुमाता है लेकिन वो पहिया आधा होता है। तो आधा होने की वजह से उसका वेट कभी ऊपर कभी नीचे की तरफ जो है उसको ऊपर ले जाने की और नीचे ले जाने की कोशिश की वजह से, तो वो उसको ऊपर नीचे करता है, तो वो हम उसको अब वाइब्रेशन कहते हैं। उसको हम ऑसिलेशन नहीं कह सकते कि फ़ोन जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। नहीं भाई, वो फ़ोन वाइब्रेट ही कर रहा है। इसी तरह अगर कोई बंदा झूल रहा है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो झूले पर जो है वाइब्रेट कर रहा है। नहीं भाई, वो झूले पर ऑसिलेट कर। अच्छा, तो अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? तो उसके लिए मैं जो है ये बुक ही की एग्जांपल लेता हूँ। ये सारे जो है व्हीकल का ऑसिलेट होना, ब्रिजेस का जो है वाइब्रेट होना, किसी पेंडुलम के ऑसिलेशन जो है, इसी तरह जितनी भी रिपीटेड मोशन आपको दिख रहे हैं, अगर आप किसी रूलर को लेते हैं, उसको एक सिरे को फर्मली पकड़ते हैं, दूसरे सिरे को थोड़ा नीचे करते हैं, इलास्टिसिटी की वजह से वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। अब यही टू एंड फ्रो मोशन जो है, लेट्स सपोज अगर ये कोई फर्मली हमने किसी रूलर को पकड़ लिया है दो चीज़ों में, जब ये रेस्ट में हो, रेस्ट से मुराद बगैर छेड़े, अब जिस पोजीशन में हो, इसकी पहली जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन को मेन पोजीशन भी कहते हैं और इसको रेस्टिंग पोजीशन भी कहते हैं और इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। अब जब हम इसको छेड़ते हैं, लेट सपोज हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो ड्यू टू द इलास्टिसिटी इट विल रिकवर बैक, राइट, और ये नीचे की तरफ आएगा, यानी इस मेन पोजीशन पर बैक एंड फोर्थ मोशन ये करेगा। अब जब ये मोशन करेगा तो इसके साथ कुछ टर्म्स जो है रिलेट हो जाते हैं कि जब तक आप उसको नहीं जानेंगे हम ऑसिलेशन या वाइब्रेशन को नहीं पहचान सकते। ये ऑसिलेशन या वाइब्रेशन को जानना ज़रूरी इसलिए है कि आगे जितना भी कोर्स है वो सारा इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। जब फिज़िक्स में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है वो मैथ्स और इंग्लिश की कम्बिनेशन को कहते हैं। तो जब हम टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ आते हैं तो इसका सबसे पहला टर्म जो है वो है साइकिल। अब साइकिल में जैसे नाम से जाहिर है कि ये किसी चक्कर से, यानी गोल चीज़ से जो है बनती है कि द कंप्लीट राउंड ट्रिप ड्यूरिंग ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड अ साइकिल। अब साइकिल में क्या है कि जहाँ से ये शुरू हुआ वो अपने एक्सट्रीम तक जाए, जहाँ से ये शुरू हुआ वो अपने एक्सट्रीम तक जाए, फिर वहाँ से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाए और फिर अपने मेन पोजीशन की तरफ आए। तो इसको हम एक साइकिल बोलते हैं। देखें, जहाँ से शुरू हुआ एक्सट्रीम की तरफ जाए,
फिर दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाएं और फिर मीन की तरफ। तो कंप्लीट राउंड ट्रिप ये हुआ। तो जब ये कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम कहते हैं 1 साइकिल। इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं टाइम पीरियड, कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ। टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। लेट सपोज कोई बड़ा बाल है और उसको जो है सस्पेंड कर लेते हैं, तो जब हम इसको इधर कर लेते हैं, अब जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड और सिंपल टाइम के डिनोट करने में फ़र्क ये है कि टाइम पीरियड को हम टी से जो है डिस्कस करते हैं, कैपिटल टी से, और सिंपल टाइम को हम स्मॉल टी से डिस्कस करते हैं। किसी भी पीरियडिक चीज़ को टाइम पीरियड ज़रूर होती है, यानी वो कुछ वक्फे के बाद जो है वो अक्रंस रिपीट करेगा। अब इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी की बारी आती है, तो हम अब फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट टाइम, क्योंकि SI यूनिट में टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है, तो इसलिए अगर हम SI यूनिट में फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे तो वो पर यूनिट सेकंड हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी को हम जब नापते हैं तो इसकी यूनिट होता है हर्ट्ज़, जो कि HZ से डिनोट होता है, और इसकी स्पेलिंग है HERTZ। अच्छा, हमने यूनिट्स के डिनोट करने में ये बात और ये फार्मूला बताया था कि जब नाम से हो, यानी किसी साइंटिस्ट वगैरह का नाम हो, तो उसका पहला हर्फ जो होगा वो कैपिटल होगा। अब फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी को हम ये भी कह सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू 1/T, यानी जब आप फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम को नहीं, ये नहीं कि आप सिर्फ स्मॉल टी को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, वो आप तो आपको 1 देगा, नहीं। जब आप उसके टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथमेटिकली उसको आंसर आना चाहिए 1। फ्रीक्वेंसी के बारे में एक बात आप याद रखें कि फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ की हो सकती है, यानी अगर कोई कहे कि आंखों की फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंख 1 सेकंड में कितने पिक्चर्स ले रही है, जो कि मैक्सिमम 16 है। ये और इसी तरह कानों की फ्रीक्वेंसी अगर हम कहें तो कम से कम 20 है, यानी अगर कोई चीज़ 20 दफ़ा से ज़्यादा हो रही है तो कान उसको सुन सकते हैं। इसकी आसान मिसाल ये है कि अगर आप पंखे को देखें तो इनिशियल में वो आपको उसके अलग अलग पर दिखेंगे, जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी 16 को अबूर नहीं कर जाती उसके सारे पर आपको दिखेंगे। जब वो 16 को अबूर कर जाए तो आपको वो पर सारे एक दिखेंगे, आप उसमें फ़र्क नहीं कर सकेंगे। और कान जो है तब तक जो है किसी आवाज़ को नहीं सुन सकते जब तक वो 20 हर्ट्ज से नीचे हो। यानी आप देखेंगे कि जब ये पंखा चल रहा हो और जैसे ही वो तेज़ हो जाए तो उसकी आप आवाज़ सुनेंगे, लेकिन फिर उसको आप देख नहीं सकेंगे। देखिए ये 4 का जो डिफरेंस आ रहा है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी ही की वजह से आ रहा है। तो जब उसकी रेंज ख़त्म हो जाती है तो उसकी कैपेबिलिटी और उसकी फिजिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती हैं। यानी अगर 16 से ऊपर हमें कोई चीज़ नहीं दिख रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है। और अगर 20 से नीचे या 20,000 से ज़्यादा हम नहीं सुन रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ है ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उसको सुन नहीं रहे। फ्रीक्वेंसी के बाद जो अगला टर्म है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एंड स्पेशली हियर बाय एन ऑसिलेटिंग or vibrating body. So displacement is denoted by x and it is the any distance when we take a snapshot, कि जब हम इसको कंसिडर करते हैं उस टाइम जो उसका फासला हुआ, लेट सपोज अगर वो यहाँ पे है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट x जो है वो फिर इतनी होगी, अगर यहाँ पे है तो इतनी होगी, वगैरह वगैरह। यानी जिस टाइम आप इसको कंसिडर कर रहे हैं उस टाइम जो है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। हाँ, अगर ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए, यानी एक्सट्रीम पोजीशन इस पर या इस पर आ जाए, तो दिस पोजीशन पर हम इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं और इसको हम जो है x0 से भी डिनोट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट करते हैं और एम्पलीट्यूड को हम x0 से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में फ़र्क ये है कि एम्पलीट्यूड जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट जो है कोई सा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा में भी, बीच में भी हो सकता है। अच्छा,
यहाँ पे ये एक बात याद रखें कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट से रेलेवेंट टर्म भी मैक्सिमम रहेंगे। जैसे F इज़ इक्वल टू एम ए, तो F इज़ इक्वल टू एम ए जो है, F इज़ इक्वल टू एम ए। अब A जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की बात हमने इससे पहले की, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन भी एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़्यादा रहेगी। जैसे कि हमने कहा था कि जब हम कोई सा भी टॉपिक करेंगे तो उसके करीब के रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें, चाहे वो असाइनमेंट है, एग्जाम्पल है, या क्विज़ है, या प्रोजेक्ट है, कुछ भी होगा, तो वो उसको हम कवर ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास।